दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में आपको करवाया द्विध्रुवीयता का अंत। उसमें मैंने आपको बताया सोवियत संघ क्या है, उसकी क्या प्रणाली रही, उसकी क्या विशेषताएं थी और साथ साथ मैंने आपको करवाया उसके पतन के कारण। आज मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगी कि शॉक थेरेपी क्या है और जो सोवियत संघ का पतन हुआ उसके क्या परिणाम निकले। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ करते हैं। हम क्लास 12वीं का द्विध्रुवीयता का अंत का पार्ट 2। इसमें हम करेंगे सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो इसमें क्या है, पहला परिणाम क्या निकला, शीत युद्ध की समाप्ति। आप सभी को पता है कि शीत युद्ध किस में हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में। जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो एक ही देश बच गया, कौन सा, अमेरिका। तो अपने आप ही जो है शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। दूसरा क्या हुआ, जब ये खत्म हो गया तो किसका वर्चस्व हो गया, अमेरिका का वर्चस्व हो गया। तो दूसरा क्या परिणाम निकला, अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत। तीसरा क्या है, दूसरी दुनिया का पतन। मैंने आपको बताया था पहली दुनिया क्या थी, अमेरिका और अमेरिका के जो सहयोगी देश हैं वो, और दूसरी दुनिया क्या थी, सोवियत संघ और इसके साथ जो देश थे वो। तो अब जो है सोवियत संघ का विघटन होने के बाद दूसरी दुनिया का क्या हो गया, पतन हो गया। चौथा पॉइंट है विचारधाराओं की लड़ाई खत्म। अब मैंने आपको बताया था कि मुख्य तौर पर अमेरिका और सोवियत संघ में विचारधाराओं की ही लड़ाई थी। सोवियत संघ में जो साम्यवादी विचारधारा थी, अमेरिका में पूंजीवादी विचारधारा थी। अब जो है सोवियत संघ खत्म हो गया, साम्यवादी विचारधारा खत्म होगी तो अपने आप ही पूंजीवादी जो है विचारधारा बच गई, तो लड़ाई खत्म हो गई। पूंजीवादी विचारधारा को बल, साम्यवादी खत्म तो बल किसको मिलेगा, पूंजीवादी को मिलेगा। तो इसमें क्या है कि पूंजीवादी विचारधारा को बल मिला। अगला है रूस को सोवियत संघ के सभी अधिकार। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रूस का जो है दबदबा कहाँ पे था, सोवियत संघ के अंदर। मतलब उत्तराधिकार किसको माना जाता था, रूस को माना जाता था, सोवियत संघ का। तो जितने भी सोवियत संघ के पास अधिकार थे वो सारे किसको मिल गए, रूस को मिल गए। मतलब चाहे वो परमाणु शक्ति थी, चाहे वो मतलब कोई भी संधि थी, उन सभी को जो है रूस को निभाना पड़ता था। ठीक है। अब अगला परिणाम क्या निकला, रूस में कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध। जो सोवियत संघ के अंदर हुआ, जो सोवियत संघ का विघटन हुआ वो किसकी वजह से हुआ, वो कम्युनिस्ट पार्टी की वजह से हुआ, आप सभी जानते हैं। तो रूस ने सबसे पहले क्या किया कि इस पार्टी के ऊपर ही प्रतिबंध लगा दिया। अब कम्युनिस्ट पार्टी को ख़त्म कर दिया वहाँ से। ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है हथियारों की होड़ की समाप्ति। अब आपको पता ही है शीत युद्ध में दोनों देश हथियार बना रहे थे, सोवियत संघ भी और अमेरिका भी, क्योंकि पता नहीं कब युद्ध हो जाए। ठीक है। तो अब एक देश जो है ख़त्म हो गया, एक देश बच गया, अब हथियारों की कोई आवश्यकता नहीं रही। तो अब हथियारों की जो होड़ थी दोनों देशों के बीच वो समाप्त हो गई। अगला पॉइंट है 15 नए देशों का उदय। मैंने आपको बताया था सोवियत संघ, उसके अंदर कितने देश थे, 15 थे, नए नए 15 गणराज्य थे। तो वो गणराज्य क्या बन गए, सोवियत संघ टूटने के बाद देश बन गए। तो 15 नए देशों का उदय हो गया, जन्म हो गया। उसके बाद आता है सोवियत संघ से आज़ाद देशों ने लोकतंत्र और पूंजीवाद को अपनाया। अब सोवियत संघ में तो थे वे साम्यवादी, अब वो टूट गया तो सारे क्या हो गए, आज़ाद हो गए। आज़ाद होने के बाद उन्होंने एक तो लोकतंत्र को अपनाया कि हम क्या है, जनता का शासन वाला जो हिस्सा वो अपनाएंगे, राजतंत्र खत्म कर दिया, और पूंजीवाद को अपनाया। अब उन्हें लगने लगा कि साम्यवादी होने के कारण ही जो है हमारा ये हाल हुआ है, तो अब हम किसको अपनाएंगे, पूंजीवाद को अपनाएंगे। तो ये निकले बेटा सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो अब हम करते हैं शॉक थेरेपी। शॉक होता है झटका देना, थेरेपी होता है इलाज करना। तो शॉक थेरेपी का क्या अर्थ है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है। अब देखिए 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा नए देशों में पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित करना। आपको पता है 91 में सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके बाद जो है देशों के अंदर क्या आ गई, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आ गई। ठीक है। सबने साम्यवादी को छोड़ दिया। उनका क्या सोचना था कि जो साम्यवादी व्यवस्था थी वो सही नहीं थी, तभी जो है सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो अब हम किसको अपनाएंगे, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाएंगे। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो इस काम को जो है विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संभालता है। ठीक है। यही नियम बनाता है व्यापार के
और अगर कोई देश गरीब है उसको कर्जा देना है, कैसे क्या जो है उनकी अर्थव्यवस्था को संभालना है, यही जो है संभालते हैं। अब क्या है, क्योंकि सोवियत संघ समाजवादी देश था, आप सभी को पता है वो साम्यवादी था, और सभी उद्योग राज्य के नियंत्रण में थे। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, समझाया था कि समाजवादी देश में क्या होता है कि सब कुछ जो है सभी चीज़ों पे, चाहे वो उद्योग है, भूमि है, सभी चीज़ों पे किसका नियंत्रण होता था, राज्य का। इस थेरेपी के द्वारा ये सभी उद्योग निजी हाथों में सौंपने का प्रावधान था। तो इसमें क्या हुआ, और पूंजीवादी का भी मैंने आपको बताया था कि पूरी पूंजी जो है पूरे देश का नियंत्रण किसके हाथों में होता है, निजी हाथों में, मतलब सब अपना व्यापार कर सकते हैं। तो इस थेरेपी का मुख्य प्रावधान यही था कि जो साम्यवादी देशों के अंदर जो सारी चीज़ें राज्य के नियंत्रण में थी, उन सभी चीज़ों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर निजी हाथों में सौंप दिया जाए। ठीक है, अब आते हैं हम शॉक थेरेपी के उद्देश्यों के ऊपर। इसके उद्देश्य क्या थे, राज्य की संपदा का निजीकरण। एक तो राज्य की जितनी भी संपदा थी, चाहे भूमि थी, चाहे उद्योग थे, वो सभी निजी हाथों में सौंप दिए। दूसरा क्या था, मुक्त व्यापार अपनाना। दूसरे में इसमें क्या हुआ कि व्यापार को कोई भी कहीं भी कर सकता है, किसी भी देश में कर सकता है, किसी के साथ कर सकता है, राज्य का उसके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है। तीसरा क्या है, पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ना। अब आपको पता ही है पूर्वी जो देश थे वो समाप्त हो चुके थे, जो उनकी साम्यवादी धारणा थी समाप्त हो चुकी थी। तो अब सब क्या है, पश्चिमी देश मीन्स अमेरिका की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। अब हम पढ़ाते हैं सिद्धांत। सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत मुक्त व्यापार, आप सभी जानते हैं। दूसरा निजी संपत्ति, सब अपनी संपत्ति को अपने पास अपने नाम से रख सकते हैं। तीसरा सिद्धांत क्या था, निजी स्वामित्व, जिसकी जितनी संपत्ति है उसका स्वामी वो स्वयं होता है। तो ये इसके 3 सिद्धांत थे। अगर मैं आपको संक्षेप में बताऊं शॉक थेरेपी, तो ये है कि सोवियत संघ जो था वो क्या था, साम्यवादी देश था। ठीक है, इसका हो गया विघटन। अब इसमें से क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि 15 गणराज्यों से मिलकर बना है, तो 15 गणराज्य क्या बने, नए देश बने। ठीक है, और ये देश क्या बने फिर, पूंजीवादी। और इन देशों को साम्यवादी से पूंजीवादी में बदलने का काम किसने किया, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। ठीक है, तो सोवियत संघ के जो विदेश हुए नए देश, उनको साम्यवादी से पूंजीवादी में परिवर्तित करने का जो सहयोग किया वो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया, और इसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। तो अब मैं करवाती हूँ आपको शॉक थेरेपी के परिणाम। पहला परिणाम क्या निकला, सोवियत संघ की औद्योगिक व्यवस्था कमज़ोर हो गई। ये तो होना ही था, जब इसका विघटन हो गया तो जो भी इसके उद्योग थे, जो औद्योगिक व्यवस्था थी वो कमज़ोर होनी ही थी, क्योंकि वो चेंज हो रही थी। ठीक है, दूसरा क्या हुआ, रूसी मुद्रा रूबल का अवमूल्य हो गया। अब ये चीज़ जो कमज़ोर हो गई तो इसका क्या प्रभाव आया कि जो रूस की मुद्रा थी रूबल, उसका क्या हो गया, अवमूल्यन मतलब कमज़ोर हो गई वो। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, क्या परिणाम निकला, आर्थिक विषमता बढ़ी। अब इसमें क्या हुआ कि जो वहाँ के लोग थे वो अमीर थे वो और अमीर हो गए, जो गरीब थे वो और गरीब हो गए। ठीक है, तो उनके अंदर क्या हुआ, आर्थिक विषमता बढ़ गई। फिर ऐसे समय में क्या हुआ कि जो है एकदम से विघटन हुआ, लोग इधर से उधर हुए, औद्योगिक व्यवस्था कमज़ोर हो गई, लोगों की नौकरियां छूट गई। ठीक है, जो किसान थे वो अपनी खेती नहीं कर पाए, तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे खाद्यान्न संकट हो गया। ठीक है, लोगों को जो है खाने के लाले पड़ गए। फिर है समाज कल्याण की व्यवस्था की बर्बादी। अब समाज कल्याण कौन करेगा, जो सुविधा संपन्न होगा तभी तो कल्याण होगा। ऐसी व्यवस्था के अंतर, ऐसी दशा जब देश की हो गई तो वहाँ पे सब अपने बारे में सोचेंगे, दूसरों के बारे में कौन सोचेगा। तो इसलिए वहाँ का जो समाज कल्याण की जो व्यवस्था थी वो बिल्कुल पूरी तरह बर्बाद हो गई। ठीक है, उसके बाद है महंगाई बढ़ गई। अब ऐसे मामले में क्या होगा, खाद्यान्न संकट हो गया। अब जिसके पास खाद्यान्न था, जितना भी अनाज था, अगर दूसरे उससे मांगेंगे तो वो क्या करेगा, वो महंगे दामों पे ही देगा। तो जिन चीज़ों की कमी होती है ना बेटा, उन चीज़ों को अगर हम खरीदते हैं ना तो वो हमें महंगी ही मिलती हैं। तो इस प्रकार क्या हुआ, वहाँ पर महंगाई बढ़ गई। क्यों बढ़ी महंगाई, बड़ी बड़ी कंपनियों को सस्ते दामों पर बेच दिया गया। मैंने आपको बताया था राज्य के अधीन थी कंपनियां, फिर निजी हाथों में दे दी गई, और ऐसे टाइम पे क्या हुआ कि वो कंपनियों को जो है सस्ते दामों पे बेच दिया गया। ठीक है, तो
उससे क्या बढ़ा, उससे बढ़ी काला बाजारी। अब वहाँ पे क्या है, काला बाजारी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गई, भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। ठीक है, ये इसके परिणाम निकले। और सबसे बड़ी एक बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी गैराज सेल। सेल क्या होती है, जहाँ पे जो है सामान बहुत सस्ते में मिलता है। तो इस टाइम को यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि गैराज सेल क्या होता है। गैराज सेल आपको बता दूं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों को सस्ते दामों पे, औने पौने दामों पे जो बेचा गया, ठीक है, उसको हम कहते हैं गैराज सेल। तो उस टाइम पे जब ये शॉक थेरेपी हुई, इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल उस समय पर हुई। तो बेटा मैं आपको बीच में एक प्रश्न और करवा रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हमेशा आता है, कभी 4 नंबर में या कभी 2 नंबर में। बल्कान राज्यों के विषय में आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो बल्कान का अर्थ होता है टूटना या विभाजन होना। ठीक है, ये जो 20वीं सदी में अनेक साम्राज्यों का विघटन हुआ, जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ ना, ऐसे ही अनेक राज्यों का विघटन हुआ। और विघटन होके जैसे उसके अंदर 15 गणराज्य थे, वो 15 देश बन गए। ऐसे ही जिन जिन साम्राज्यों का विघटन हुआ, तो छोटे बड़े अनेक राज्य अस्तित्व में आए। राज्य क्या कहते हैं, राजनीतिक भाषा में जो राज्य है वो देश को ही कहा जाता है। ठीक है, तो इन बल्कान क्षेत्रों के अंदर कौन कौन से नाम आते हैं? अल्बानिया, बुल्गारिया, बोस्निया, यूनान, क्रोएशिया, मैसेडोनिया, तुर्की आदि इसमें शामिल थे। इन्हें यूरोप के दंगल का अखाड़ा माना जाता था। कई बार 2 नंबर में ये भी पूछ लिया जाता है कि यूरोप के दंगल का अखाड़ा किन्हें माना जाता है, किन क्षेत्रों को माना जाता है? तो किन क्षेत्रों को? बल्कान के क्षेत्रों को जो है यूरोप के दंगल का अखाड़ा माना जाता है। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। ऐसे ही बने रहिए मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।